अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ रमनिक मन साहब हैं जो कि बड़े गुस्से में बात करते हैं और कई बार बड़ी कड़वी बात करते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद पाकिस्तान में कोई सुन ले तो बहुत सी चीज़ें हमारी सही हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद आरजू जी। और आपके सभी श्रोताओं को, विशेष तौर पे जो भारत से आपको देखते हैं उनको भी, और पाकिस्तान में जो भी आपको देखता है उनको भी मेरी तरफ से जय हिंद। बहुत शुक्रिया। और आप देख ही रहे हैं कि ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर जो चल रही है उसका असर जो है वो पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है और 55 रुपीज फ्यूल प्राइस एकदम से बढ़ा दी गई है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या ये जंग और आगे अगर चली तो पाकिस्तान की इकोनॉमी या जहां से भी हम पैसा लेते हैं तो आम पब्लिक की हालत और खराब होती दिखाई दे रही है आपको? आम पब्लिक की हालत ठीक कब थी पाकिस्तान में? पहली। दूसरी बात यह है कि 55 रुपए तो बढ़े, इतना क्यों घबरा रहे हो आप? सिर्फ 55 रुपए पर लीटर बढ़ा है। 55 रुपए में घबराना नहीं चाहिए। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए पाकिस्तानी कौम को, जो आपके साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, तो आप घबराइए मत। और जब भी रेट बढ़े, और आपके जो इख्तियार में लोग हैं जो आज सरकार में बैठे हैं, उनको कहिए अच्छा जी और बढ़ा लीजिए। क्योंकि अभी पाकिस्तान बेसिकली, अगर तो आप एक संजीदा डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर आप एक सीरियस डिस्कशन को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, फिर उसमें से पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान को जब आप लेके चलेंगे, देयर कैन बी नो सीरियस डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान के जो आपके फील्ड मार्शल हैं, नो बडी इज सीरियस अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेके जब आपके हुक्मरान, आपके मिलिट्री के जर्नैल संजीदा नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द कॉमन पीपल? आप कैसे एक आम आवाम को, एक आम जनता को ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सीरियस होंगे? नहीं, तो आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान इस वक्त आपको नहीं लगता कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करके चल रहा है कि एक तरफ हम जो है वो अमेरिका को भी खुश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि देखिए, ईरान को हमने मैं छोड़ दिया। मेरे को ना, मैं दो बातें आपको पहले तो याद करा देता हूँ। क्योंकि मैं आज कोई बहुत ज्यादा, आपने कहा कि सीरियस होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो मैं इसको लाइट रखता हूँ आज। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आपके जो DGISI हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तो अब पैसे वापस करने का टाइम आ गया पाकिस्तान का, क्योंकि अब किसी को मजा नहीं आ रहा आपकी जो फॉरेन पॉलिसी उसको लेके। आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिफ मुनीर इज ऑन रिकॉर्ड कहते हुए कि बैलेंस करना पड़ता है फॉरेन पॉलिसी में। इज ऑन रिकॉर्ड। जब उन्होंने भारत को कंपेयर किया कि आप अमेरिका और चाइना के बीच में बैलेंस नहीं बना पाए, देखिए हमने बैलेंस बनाया, ये बैलेंस है आपका, दिस इज योर बैलेंस। आप देखिए, आपके जो वजीर आजम है, मतलब वो तो, मैं उसको तो क्लर्क आजम बोलता हूं। वो क्लर्क आजम इसलिए क्योंकि वो आसिफ मुनीर जो कहेगा उसके बाहर तो वो जा ही नहीं सकता ना। हम्म। उसकी हैसियत, औकात, उसकी हिम्मत, उसके उसके अंदर वो जुर्रत ही नहीं है कि वो आसिफ मुनीर के बाहर चला जाए। सो आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ एक्चुअली क्लर्क आजम। जो आदेश, जो हुक्म ऊपर से साहब का आता है, वो इसको मानना पड़ता है। बहरहाल, अगर आप सिर्फ आसिम मुनीर का जो, सॉरी, शहबाज शरीफ का जो ट्विटर अकाउंट है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप हंसेंगे। एक तरफ तो ये ईरान के अंदर जो नए सुप्रीम लीडर स्टैब्लिश हुए हैं, उनको बधाइयां दे रहे हैं ये। दूसरी तरफ ये तुर्की को, अजरबैजान को, सऊदी को और दीगर मुल्कों को ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि साहब, जो आपके देश के ऊपर, आपके मुल्क के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो उसमें लोगों को नुकसान हुआ है, उससे हम बहुत आहत हैं जी, वी फील वेरी बैड। और 2 UAE के अंदर पाकिस्तानी जो मारे गए हैं। अब आप पाकिस्तानी जो मारे गए हैं, उनके हाथ, उनके खून से जिसके हाथ सने हैं, आप उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, और इसको आप फॉरेन पॉलिसी की बैलेंसिंग कहते हैं। और मैं आपको एक बात और वाज़ेह बता दूं, अमेरिका तो फिर भी अफगानिस्तान के अंदर अपने फुट सोल्जर भेजे, नेटो आया, एलाइड फोर्सेस वहां पे 20 साल रही। अमेरिका ने एक पंगा जाके वियतनाम में भी लिया। बट एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, चाइना कभी फुट सोल्जर्स नहीं भेजेगा। चाइना कभी फुट, आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लेंगे, कोई आपको अपने घटिया इक्विपमेंट दे देंगे, जैसे आपका हेडक्वार्टर 9 था, HQ9, जो हमने भिड़ते ही उड़ा दिए थे।
मतलब एकदम ऑप सिंदूर शुरू होते सबसे पहले आपके HQ-9 ही गए थे, आपके रेडार्स गए थे जो चाइनीज हैं। आपके पास कभी भी फुट सोल्जर्स नहीं आएंगे चाइना से। चाइनीज अपने फुट सोल्जर्स को कभी भी ईरान में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट फॉर वॉर कभी नहीं करेगा, समझ गए? तो आपके ही लोग, आपके ही जो सैनिक हैं वो मारे जाएंगे। और ये जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो आसिम मुनीर साहब ने कही थी, और जो आपका भी सवाल था कि क्या इंडिया बैलेंस नहीं कर पाया और पाकिस्तान बेहतर बैलेंस कर रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप एंड यू आर फॉलिंग एवरी सेकेंड। आप हर सेकेंड गिर रहे हो और आपको बार बार उठ के चलना पड़ रहा है। यू हैव जीरो अंडरस्टैंडिंग कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी का पी नहीं पता आपको पॉलिसी का। लेकिन सर ट्रंप ने 11 तैयारे गिरा दिए, उसका कहना है कि 11 फाइटर जेट गिर गए। आपके यहाँ से तो कुछ नहीं कहा गया, आपकी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि नहीं जी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे उसने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, ये भी है कि कब वो पलट गए, क्या बोल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए अब वो तैयारे आप जिसको बोलते हो, जिसको हम हवाई जहाज बोल देते हैं, या जिसको हम लड़ाकू विमान कह देते हैं, या जिसको अंग्रेजी में फाइटर जेट्स कह देते हैं, फाइटर जेट्स। अब वो ट्रंप की भाषा में जो पाचन क्रिया पेट की खराब होती है, तो कई बार पीछे के रास्ते से हवा निकलती है, वो पता नहीं वो उस हवा को जेट बोल रहा है। ये तो अब भाई भगवान जाने, या अल्लाह जाने, खुदा जाने, या गॉड जाने भाई ये किस 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 उसमें है, आई डोंट नो। बट वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है ना। यहाँ तो आप पहले दिन बोलते कि साहब ये एक ऑपरेशन हुआ, इसमें ये 11 जो है जेट्स आपके हताहत हुए, या ये 11 जेट्स इस मुल्क के गए। या अगर आप एक सीरियस डिस्कशन में, जैसे कह रहा था ना पाकिस्तानी के साथ सीरियस डिस्कशन नहीं हो सकती, वो बताता कि साहब JF-17 इतने गए, F-16 इतने गए, आपके रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट इतने गए, आपके डोनियर्स इतने गए, वो स्पेसिफाई करें ना कौन से 11 गए। वो पहले 4 फिर 7 फिर 11। और ये पाकिस्तानियों को बड़ा शौक है कि अमेरिका बहादुर जो बोलता है, जो ट्रंप बोलता है, उसको गॉस्पेल्स ट्रुथ मान लेना उन्होंने, और गॉस्पेल्स ट्रुथ मान के उसको फिर बार बार रीकोट करना है, चाहे वो आपके सियासतदान हो, आपके सहाफी हो, आपके क्रिकेटर हो। सहाफी से मेरी मुराद जो भारत में सुन रहे हैं मेरे को, वो जर्नलिस्ट से, सियासतदान इनके राजनीतिज्ञ हैं जो, वो उनको ये शौक है कि साहब जो ट्रंप ने बोल दिया हम उस बात को दोहराएंगे, हम बताएंगे कि साहब ये ऐसे ऐसे हुआ है। तो ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि अगर इंटरवीन ना करता तो वजीर आजम जो तुम्हारा पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, वो मारा जाता, यू वुड हैव बीन किल्ड। तो उसका भी तो प्रचार उतना करना चाहिए ना पाकिस्तान को, कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंटरवीन करके शहबाज शरीफ को बचा लिया। और उसका कारण भी ये है कि अब बताइए, क्या फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे ना, तो शहबाज शरीफ क्या दोबारा नॉमिनेट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, इजराइल के ऊपर हमला होने के बाद, आपके बिरादर मुल्क के ऊपर हमला होने के बाद? क्या लेकिन उस अटैक को आप कैसे, आपका ख्याल से क्या सही हुआ है, क्या ऐसा करना चाहिए था अमेरिका को? और ईरान कैसा साबित हुआ? ईरान तो आपको नहीं लगता बहुत मजबूत कंट्री है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये जो पाश्चात्य, जो पश्चिम की जो फिलॉसफी है, जो वेस्ट की फिलॉसफी है, वो भारत की फिलॉसफी से अलग है। हम भारतीयों की नजर से देखेंगे तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये पूरा वसुधैव कुटुंबकम है। और हम तो हमेशा जो है बुद्ध की बात करते हैं। हम तो झगड़े लड़ाई की बात आपके साथ भी नहीं करते। आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग पिट के मानते हो, इसलिए आपकी पिटाई होती है, ठुकाई होती है। उसके अलावा तो कोई कारण नहीं है ना भारत के पास। आप ना पहलगाम करें, आप ना पुलवामा करें, आप ना यहाँ पे दहशतगर्द भारत के अंदर भेजें। देखिए पाकिस्तान आर्मी का मोटो चेंज किया जनरल जियाउल हक ने, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। और 1988 में ऑप टू पैक के बाद उन्होंने सिर्फ इसलिए कि एक अटेंशन डाइवर्ट हो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की पाकिस्तान की तरफ से, और इंटरनल सिचुएशंस के ऊपर इंडिया कंसंट्रेट करना शुरू करे, चाहे वो आपकी JIC थी, चाहे वो JISC थी आपकी, ये सारी की सारी जो आपकी ISI के ऑफशूट्स हैं, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड टायरलेसली टू डाइवर्ट इंडियाज अटेंशन। तो आप मेरे को ये बताइए कि जिस आदमी ने ये आइडियोलॉजी या फौज के अंदर थियोलॉजी लेके आए, उस आदमी के शरीर का कौन सा अंग दफन है इस्लामाबाद में, बताइए आप। जनरल जियाउल हक के सिर्फ दांत दफन है, दांत।
उनके शरीर का कुछ मिला भी नहीं, जस्ट हिज टीथ वर रिकॉग्नाइज्ड कि जनरल जिया के दांत है, और आज भी उसके दांत दफन है इस्लामाबाद। तो जिस आदमी ने इस थियोलॉजी को बर्थ दिया, उस आदमी का हशर क्या हुआ, और उस थियोलॉजी को फॉलो करने वाले आपके जो आज तक मुशर्रफ रहे या अब मुनीर है, इनका क्या हाल होगा। हमारा जो पर्सपेक्टिव है वॉर को लेके वो बहुत डिफरेंट है आपसे, स्पेशली जो इब्राहिमिक थॉट प्रोसेस है, जो इंडियन थॉट प्रोसेस है, वो उसमें अंतर है। हम लोग वॉर को उस तरीके से नहीं देखते, और हमारे तो वॉर जब भारत में जब लड़ाइयां होती भी थी तो कुछ रूल्स थे कि पीठ पे वार नहीं करना, सूर्यास्त के बाद लड़ना नहीं, इस किस्म के देवर रूल्स ऑफ वॉर, एंगेजमेंट के रूल्स थे। आप लोग तो लोगों के शरीरों को, अफसरों के शरीरों को, जवानों के शरीरों को आप लोगों ने म्यूटिलेट किया है, आप लोगों ने गर्दनें काटी हैं। वो जो आपका मेजर था, वो मुशर्रफ के दस्तरखान पर ले जाके एक भारतीय सैनिक का, मराठा रेजिमेंट के एक सिपाही का उसने सिर रख दिया था। तो ये मतलब कंपैरिजंस मत कीजिए ना कि हमारी क्या विजन, हमारा क्या व्यू है वॉर को लेके। वी हैव ऑलवेज, आज भी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, उनका बयान आया है, उनका बयान ये आया है कि वी फेवर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, और यही हमारा स्टैंड था यूक्रेन रशिया वॉर को लेके, यही हमारा स्टैंड है इजराइल, यूएस और ईरान वॉर को लेके। सो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। सर, हमारे यहाँ ये भी तो कहा जाता है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं तो उसमें आप लोग अफगानिस्तान के लोगों को या टीटीपी को फंड कर रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं, इस तरह की चीजें भी कही जाती है। और फितना उल हिंदुस्तान करके बलूचिस्तान से जो लोग बीएलए के हैं उनको ये नाम दे दिया गया। आपको लगता है कि इस तरह से किसी का कुछ नाम रखकर या ये कह करके कोई दूसरी कंट्री कर रही है, हमारी कंट्री के अंदर गड़बड़ करवा रही है, इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकेगा जो इस वक्त पाकिस्तान जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है या बलूचिस्तान में जो हो रहा है? देखिए, मैं आपको ना दो बातें बड़ी वाज़ेह बताता हूँ। पहली बात तो ये कि जो ड्यूरन लाइन है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इरिटेंट्स, और वो 2683 किलोमीटर लंबी ड्यूरन लाइन है आपके और अफगानिस्तान के बीच में। वो सबसे बड़ा इरिटेंट है आपके और अफगानिस्तान के बीच में, स्पेशली उस नजर से अगर आप देखें कि जिस वक्त ये इलाके, स्वात कह लीजिए, मर्दान कह लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, जो आज पाकिस्तान में फाटा के कह लीजिए, जो फॉर्मरली फाटा था, अभी इसको खैबर पख्तूनख्वा कह देते हैं आप। ये इलाके हमेशा से हिस्टोरिकली दे हैव कल्चरली आल्सो दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान का हिस्सा रहे। तो जिस वक्त एक टेम्परेरी लाइन ड्रॉ करी थी, उस टेम्परेरी लाइन को ड्यूरन लाइन कहा गया था, और ये हिस्से जो हैं ब्रिटिश पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गए थे। ब्रिटिश पाकिस्तान के कंट्रोल में आने के बाद, या ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में आने के बाद, जब अफगानिस्तान, अब ये मान लीजिए कि सोवियत इन्वेजन के बाद अब फारिग हुआ, या नेटो के 20 साल के ऑक्यूपेशन के, यूएस ऑक्यूपेशन के बाद अब फारिग हुआ, तो दे विल स्टार्ट लुकिंग एट देयर बॉर्डर्स। तो सबसे बड़ा जो आपका डिस्प्यूट है अफगानिस्तान के साथ, वो आपके बॉर्डर्स को लेके है। आप अपने बॉर्डर्स उनके साथ सेटल कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। इंडिया ने भी तो बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर स्वैप किए ना, लैंड स्वैप किया है, जहां पे कहीं पे लगता था कि भाई कोई इनक्लेव हमारा उनकी तरफ है या उनका इनक्लेव हमारी तरफ है। कुछ इरिटेंट्स थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो प्रधानमंत्री मोदी और बेगम शेख हसीना ने बैठ के रिजॉल्व किए, और अब वहां पे फेंसेस लग गई हैं। वी डोंट हैव एनी बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद बांग्लादेश एनी मोर। आप बैठ के अफगानिस्तान के साथ रिजॉल्व कर लीजिए अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स। आपका बॉर्डर डिस्प्यूट भारत के साथ है, आपने गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, ये सारा आपने इलाका हमारा कब्जा रखा है, और उसके ऊपर के जो इलाके हैं वो अफगानिस्तान के आपके कब्जे में है। इधर आपने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा कर रखा है, 48% जो पाकिस्तान का लैंड मास है। जो बलूच फ्रीडम फाइटर्स हैं, अपनी आजादी की जंग के लिए लड़ रहे हैं, उनको आज अगर बलोच सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनको ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चीन है, दे विल डायरेक्टली डील विद देम। ये बैठ के उनके साथ बात करेंगे, और मुकमुका इनकी उनके साथ भी होगी। एंड इवेंचुअली मैं जैसे कहता हूं कि द ग्रेट गेम इज ऑन, ग्रेट गेम इज ऑन, एंड पाकिस्तान विल डेफिनेटली लूज इट्स लैंड। पाकिस्तान में सीज टू एग्जिस्ट द वे इट इज, और इट विल सीज टू एग्जिस्ट ऑल टुगेदर। यानी कि पाकिस्तान जैसा है वैसा नहीं रहेगा, या पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। ये सच्चाई है। तो जितनी जल्दी हजम करने पाकिस्तानी, उतना अच्छा है, और जितनी जल्दी करेक्टिव मेजर्स ले लें, उतना आपके लोगों के लिए बेहतर है।
सर पाकिस्तान आपके मुकाबले में एक बहुत छोटी कंट्री है, मैं लैंड वाइज भी बात कर रही हूँ, और मैं हमेशा अक्सर सुनती हूँ इंडियन टीवी पे भी अक्सर पैनलिस्ट कहते हैं कि जी हमने गिलगित बल्तिस्तान कब्जा किया हुआ है, हमने कश्मीर कब्जा किया हुआ है, अब बलोचिस्तान की बात करते हैं वो कब्जा किया हुआ है। तो सर इतनी छोटी सी कंट्री ने इतना कुछ कब्जा किया हुआ है, और फिर कभी आप लोग कहते हैं कि हमारी जो फोर्सेज हैं, चाहे आर्मी हो या कुछ, तो आप कहते हैं इनसे लड़ा भी नहीं जाता, ये हथियार भी डाल मैं देते हैं, बताता ये हूँ। हाँ हाँ, पकड़े मैं भी बिल्कुल। जाते हैं। तो सर इन्होंने हाँ ठीक कब्जा, है। फिर एक चीज होगी ना, या तो कब्जा बहुत होगा या फिर इनसे बहुत कुछ नहीं किया जाता। बहुत वैलिड सवाल है आपका, और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और इसका जवाब पाकिस्तानी सुनना चाहेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि जिस वक्त ये सारे कबायली हमले हुए 1948 में, उस वक्त आपकी फौज के जर्नैल भी अंग्रेज थे और भारतीय फौज के जर्नैल भी अंग्रेज थे। द चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द चीफ ऑफ पाकिस्तानी आर्मी बोथ वर ब्रिटिश ऑफिसर्स। हम्म। और ये जो ऑपरेशंस हुए थे कबायलियों के, उसके बाद अगर आपने 1 इंच भी लैंड भारत की ली हो तो आप वो बता दो। और बहुत बड़ी एक ब्लंडर, एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो है वो कांग्रेस की रिजीम का रहा, जिस वक्त अक्षय चिन का जो इलाका है वो आप लोगों के हाथ चला गया। आप लोगों ने सिमिलर टैक्टिक्स जो है 1999 में कारगिल में अटेम्प्ट की। आपको पता है हशर क्या हुआ। आपके क्यों ऑक्टोपैक आपको लॉन्च करना पड़ा? आपको ऑक्टोपैक इसलिए लॉन्च करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान कैन नेवर डिफीट इंडिया। तो अंग्रेजी हुक्मरान जिस वक्त इंडिया वाज इल प्रिपेयर्ड, और जिस वक्त ये सेटलमेंट्स होनी बाकी थी, और मैं आपकी आपकी मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बलोचिस्तान वांटेड टू जॉइन द इंडियन यूनियन, और खान अब्दुल गफार खान जब है, उन्होंने कहा था पंडित नेहरू को, यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्फ्स, आपने भेड़ियों के आगे हमारे को घेर दिया है। वो फ्रंटियर गांधी कहलाते थे। फ्रंटियर का इलाका जो है, जिसको फाटा कह लीजिए या खैबर पख्तूनख्वा कह लीजिए, ये उस इलाके के थे, उस इलाके को बिलोंग करते थे। तो ये सच्चाइयां जो है ना, आज भी जो डूरन लाइन का पाकिस्तान के साथ है, या रेडक्लिफ लाइन के ऊपर हमारा और आपका है, या कोई भी जो जो जड़ है प्रॉब्लम की, वो अभी भी, चाहे आप पूरा मिडिल ईस्ट गल्फ देख लीजिए, आप चाहे आप अफ्रीका में देख लीजिए, जहां पे लाइंस ड्रॉ करी है ब्रिटिशर्स ने, वहां पे आज भी झगड़े ही हैं लोगों के। नोबडी इज बीन एबल टू लिव इन पीस देयर आफ्टर। बट ये मैं आपको बता दूं कि जहां जहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स बाद में रिजॉल्व हुए हैं, जहां पे जंगें हुई हैं, उसके बाद जब पीस आया, बिकॉज देयर कैन बी नो पीस विदाउट वॉर। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान इज अर्निंग। अभी आप लोग ना तिल मिला रहे हैं एक किस्म से पाकिस्तान के, आपकी हुकूमत, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी जनरल पब्लिक या आवाम, पर आपके जो हुक्मरान है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, वो चाह रही है कि उनकी पिटाई हो बढ़िया से, और पाकिस्तान जिस किस्म से अभी दिख रहा है, जो नक्शे हैं पाकिस्तान के, वो तब्दील हो, और उसके बाद अमन आए। ये मानने वाले हैं ही नहीं। और इस बात को बड़े वाजे तौर पे जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर हैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तब तक हार नहीं मानेगा जब तक ये अपनी जमीन लूज नहीं करते, टिल सच टाइम दे डोंट लूज देयर लैंड, क्योंकि वो एविडेंट होगा कि तुम्हारे हाथ से जमीन गई है। सो दिस टाइम आरजू जी, बी प्रिपेयर्ड, यू विल लूज लैंड, योर ऑल्टर्ड मैप्स विल बी फॉर एवरीवन टू सी। तो जी सर वो तो 71 में भी लैंड चेंज हुआ था, 71 में भी जमीन गई थी, तो उस वक्त क्यों नहीं, नहीं कोई कुछ फर्क आया? 71 में ब्लंडर हुआ था। 71 में जब 93,000 सैनिक आपके हमारे कब्जे में थे, उस वक्त हमारे कुछ 100 सैनिक आपके पास थे। वो तब के जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने स्वैप प्रिजनर्स भी नहीं किए थे, और हमने आपको लाहौर तक का इलाका, छाछरों तक का इलाका, कुछ 13,500 किलोमीटर तो सिर्फ सिंध में आपको लौटा दिया था। वी बैक, हम वापस आ गए थे, और हमने एक रनिंग कंट्री दिया। देखिए, आपकी तरह या अमेरिका की तरह ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने क्योस क्रिएट किया है, जैसे इराक में क्योस है, लीबिया में क्योस है। जहां जहां पैर परे अमेरिका के, तहां तहां बंटा ढार। जहां जहां इन लोगों ने रिजीम चेंज किया, वहां पे बंटा ढारी हुआ है। और ये दे विल ऑलवेज वांट एन ऑर्गेनाइज्ड क्योस। ये चाहेंगे ही नहीं वहां पे स्टेबिलिटी आए। और भारत ने बांग्लादेश को लिबरेट किया, वहां पे डेमोक्रेसी आई, वहां पे आज भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आज भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हाँ, पिछली बार जब नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उस वक्त हमारे इश्यूज थे बांग्लादेश के साथ, और अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है बांग्लादेश में दोबारा, वी विल अगेन सेटल आवर डिस्प्यूट्स, बिकॉज वी आर अ वर्किंग डेमोक्रेसी, वी आर अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। हम लोग आपकी तरह नहीं है कि आपका एक पाकिस्तान इज अ बेसिकली मार्शल स्टेट, और उसके अंदर वो जो मैं क्लर्क आजम है, उसको कुर्सी पे बिठा रखा है कि बेटा तुम शक्ल दिखाओ दुनिया में अपनी, और भीख मांगने के लिए तुम जाया करो। बहरहाल जो सियासी काम है, जो
मुल्क को चलाने के काम है, जो पैसा कमाने के काम है, वो जनरल साहब हम देख लेंगे, खुद कोई बात नहीं, तुम बेटा जाओ वजीर आजम बन के क्लर्क आजम घूमता रहेगा। दैट्स द रियलिटी ऑफ योर कंट्री। लेकिन सर आप लोग इस वक्त ईरान और इजराइल अमेरिका की जो वॉर चल रही है उसमें आप भारत आपके ख्याल से किसकी तरफ है? क्योंकि कोई स्टेटमेंट ऐसा आया नहीं मोदी जी की तरफ से जो समझ में आया, जो ये लगे कि किधर है। डायलॉग इन डिप्लोमेसी, कूटनीति और वार्ता, डायलॉग इन डिप्लोमेसी। क्योंकि सर यहाँ तो वो फोटोज चल रही हैं जो मोदी जी जो है वो नेतन्याहू से गले मिल रहे हैं, तो वो तो ये बताया जा रहा है कि इजराइल के साथ है, लेकिन ईरान से भी तो आपके अच्छे टर्म्स हैं और चाबहार पोर्ट वगैरह। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, जहां तक दहशतगर्दी का, टेररिज्म का सवाल है, हम हर उस मुल्क के साथ हैं हु हैज बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ टेररिज्म, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो भारत खुद है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो यूके है, जो भी कंट्री आतंकवाद के रिसीविंग एंड पे रहा है, वी आर विद देम। और इस केस में जो अक्टूबर 7 का इंसिडेंट हुआ इजराइल में, वी स्टैंड विद इजराइल इन सॉलिडारिटी। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इजराइल की संसद में, उनके पार्लियामेंट में बिल्कुल अनइक्विवोकल वर्ड्स में कहा कि हम बिल्कुल इजराइल के साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ, अगेंस्ट टेररिज्म। वी स्टैंड विद इजराइल, नॉट नाउ बट फॉर एवर, आगे भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये इससे ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट नहीं मिल सकती थी। तो जहां तक आतंकवाद का सवाल है, अगर आप आतंकी हैं हम आपके खिलाफ हैं, अगर ईरान आतंकी है तो हम ईरान के खिलाफ हैं, तो जो भी मुल्क आतंक के खिलाफ होगा हम उसके खिलाफ हैं। बहरहाल अफगानिस्तान ने एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि वो अपनी जमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान। आप समझ रहे हैं? और आप देखिए कि अफगानिस्तान के साथ कितने मुल्कों के बॉर्डर्स लगते हैं। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, ईरान का, तुर्कमेनिस्तान का, ऊपर देयर आर 7 कंट्रीज जिनके साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। झगड़ा आपके साथ ही होता है। तो भारत पाकिस्तान का हमसे तो शुरू से सर, हमारा झगड़ा तो शुरू से वो ड्यूरेंट लाइन को लेकर है। लेकिन सर जो 7 अक्टूबर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो गलत हुआ था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन सर वो जो 150 के करीब लोगों की जानें गई थी सर, उसके बदले 1 लाख लोग मार दिए इजराइल ने, तो वो आपको ठीक लग रहा है कि वो ऐसे? तो नेतन्याहू को भी टेररिस्ट बोलना चाहिए। देखिए ऐसा है कि मैंने आपको कहा ना कि जब एक बार जंग होती है, अब मेरे को नहीं पता ईरान की तरफ से कितने लोगों की मौतें रिपोर्ट हुई हैं, और जो आप फिगर कोट कर रहे हो, आप कहां से कोट कर रहे हो, कौन सा क्या सोर्स है आपका? सर मैं गजा की बात कर रही हूँ, गजा की बात कर रही हूँ कि गजा में जो मारा गया लोगों को। देखिए आरजू जी, गोल्ड पोस्ट चेंज मत कीजिए। आप सवाल मेरे से पूछेंगे ईरान का, फिर आप गाजा पे चले जाएंगे। नहीं सॉरी, मैं आपको सॉरी एग्जांपल दे रही थी कि गजा में जो लोग मारे गए, 1 लाख के करीब लोग मारे गए, और वो क्योंकि आपने 7 अक्टूबर का जिक्र किया था, तो मैंने कहा वहां पे बिल्कुल 150 के करीब लोगों की जाने गई थी, गलत हुआ था। लेकिन उसके बदले नेतन्याहू ने भी तो 1 लाख बंदा मार दिया है। सिविलियन लाइव्स लॉस्ट आर नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो भारत ने पहले भी कहा है कि सिविलियंस को इसके अंदर जो कॉम्पिटेंट्स हैं। अब आप ये बताइए कि अगर हमास सिविलियन एरियाज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर से अगर रॉकेट्स लॉन्च करे, तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? आप टनल्स बना के, आप भी तो करते हैं ना। पाकिस्तान ने क्या किया, जिसको आप मुसल्ला अफवाज कहते हैं, वो भी तो औरतों और बच्चों को और बुजुर्गों को और सिविलियंस को अपनी ढाल बना के रखते हैं। जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, आप लोग भी जब फायरिंग करते हैं, शेलिंग करते हैं, तब आप भी जाके छुपते तो वहीं पे है ना, सिविलियन एरियाज में। तो ये एक पैटर्न है। मैंने आपसे कहा ना कि जो वॉर का एंगेजमेंट ऑफ वॉर है, जो भारतीय पर्सपेक्टिव है, जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, हम लोग तो चलो वासुदेव कुटुंबकम तो बात की बात है, वो तो यूनिवर्सल है हमारे लिए। दैट विल ऑलवेज बी देयर। सर्वे जंतु सुखिना सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे जंतु निरामया। आई एम सॉरी, मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट वी वांट, हम कहते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत्ता फला। हम तो सबका भला मांगते हैं, बट ऐसा आप लोग तो नहीं मानते ना। यू हैव अ डिफरेंट आइडियोलॉजी ना। नहीं सर, हमारे यहाँ भी तो कहा जाता है ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत को कत्ल करने जैसे। सर ऐसा थोड़ी है कि हम कहते हैं मारे दो कटे जाओ। एक जगह कहा गया, पर बाकी जगह ये भी तो कहा गया कि जहां काफिर मिले वहीं उसको मार दो। ये भी तो कहा गया है ना। हमारे यहाँ तो कहीं नहीं कहा गया कि भाई जो गैर सनातनी हो उसको मार दो, जो हिंदू ना हो, सिख ना हो, उसको मार दो। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया ना।
यहाँ पे तो एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। तो आरजू जी, देयर इज नो कंपैरिजन। मैं तो बार बार कहता हूं ना, मैं तो आपके पिछले डिबेट में भी कहा था कि हमारा आपका कंपैरिजन नहीं है, मत किया करो। और मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि हमारा आपका कंपैरिजन ना तो नहीं नहीं सर, मैं इकोनॉमिकली कंपैरिजन नहीं कर रही सर, मैं ना कंपैरिजन नहीं कर सोशली रही। है, ना आइडियोलॉजिकली है, ना रिलीजियस पर्सपेक्टिव से है, ना एक अंडरस्टैंडिंग में, थियोलॉजी में, किसी चीज में कंपैरिजन नहीं है। बहुत जुदा है हम और आप नहीं नहीं मुल्कों के सर, लिहाज हम ये नहीं कह रहे कि मैं कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रही थी, लेकिन मैं यही कह रही थी कि अगर आप समझते हैं कि 7 अक्टूबर वाला जो था उसके बदले से। मैंने मारना तो बोला सही है है। ना, मैं तो एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूं हम्म, कि सिविलियन लाइव्स लॉस्ट आर नॉट एक्सेप्टेबल। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सिविलियंस ना मारे जाए, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं उनका कोई लेना देना नहीं। पर आप मुझे एक बात और बताइए ना, कि जब ये कहा जाएगा कि आप जितने बच्चे पैदा करेंगे वो सब यहूदियों को मारेंगे, तो आपने एक पूरी की पूरी नस्ल अपनी, और एक नहीं, आपने कई नस्लें अपनी। और मैं पाकिस्तान के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, अभी मैं गाजा के रेफरेंस में बात नहीं कर रहा। हम्म, आपके तो पासपोर्ट पे भी, आपके पास पासपोर्ट होगा, खोल के देख लीजिए, उस पे हम्म, लिखा होगा वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। लिखा आप है। तो इजराइल को एक्सेप्ट भी नहीं करते, हम्म, मानते ही नहीं आप इजराइल को कोई मुल्क भी है। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, तो उसके पीछे की जो हिपोक्रेसी आपकी अपनी लीडरशिप की है, उसकी तरफ एक बार झांक के देखें। जब आपने सारी जिंदगी डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, चलिए अमेरिका के साथ आपके जो आर्मी चीफ हैं, या जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिफ मुनीर, और आपके जो क्लर्क आजम है, वो जाके उनके साथ बैंक्वेट डिनर्स करके व्हाइट हाउस में जाके आए। आप मेरे को बताइए, एक आम आवाम, हम्म। एक आम पाकिस्तानी अमेरिका के बारे में क्या भाव रखता है, उसकी क्या फीलिंग्स है अमेरिका को लेके, उसके क्या सोच है, उसका विचार क्या है अमेरिका, पाकिस्तानी आम। सर जाहिर है वो तो हम भी पसंद नहीं करता अमेरिका को। नहीं। पसंद नहीं करता। डेथ टू पाकिस्तान, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। आपके सर यहां तो आपने अमेरिका के झंडे फुटमैट में लगा रखे हैं, आपने इसराइल के झंडे फुटमैट में लगा रखे नहीं सर, वो ऐसे नफरत नहीं करते कि उनके रिलीजन से उससे प्रॉब्लम है, बल्कि वो तो और चीज की वजह से कि क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से गुलाम बना हुआ है अमेरिका के आगे, उसकी वजह से वो नफरत या कह लीजिए कि पसंद नहीं करते। लेकिन हैं। सर मैं वो अफगानियों का कारण है, आप कंफ्यूज कर रहे हो। वो पठानों का कारण है, वो पठानों का कारण है कि भी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का कारण है, तालिबान का कारण है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का टट्टू बना हुआ है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका हम्म, के हाथों बिका हुआ है। हम्म, पाकिस्तान के जो आपने देखा नहीं क्या, जो वीडियो अफगान सरकार ने उर्दू में लॉन्च किया था, ये मुनाफिक हैं, ये चोर वो हैं, करते ये रहते, गद्दार हैं। वो तो करते वो रहते जो जी। थॉट प्रोसेस दरअसल आपके लिए और अमेरिका के लिए उनका है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं उस बात को। सच्चाई ये है कि आपकी कई नस्लों को, कई पुश्तों को यही पढ़ाया गया है कि अमेरिका इज अ एनिमी ऑफ पाकिस्तान। सर और अभी किसी भारत को कह देना अमेरिका जा सकते हैं सर, पूरा पाकिस्तान वहां पहुंच जाएगा। पता नहीं कौन लोग हैं जो नफरत करते हैं। नहीं, बहुत बहुत पाकिस्तान पहुंचा भी हुआ है। यूके आप देख लीजिए, यूके का क्या हाल कर रखा है। वहां पे ग्रूमिंग गैंग्स खत्म नहीं हो रहे, वहां पे रेप्स खत्म नहीं हो हम्म। रहे, वहां पे क्राइम खत्म नहीं हो रहा। आप देखिए ना, गया तो हुआ है पाकिस्तान वहां पे, यूके में। आप लोगों ने यूके को पाकिस्तान से बदतर बना दिया है, सर हालात यूके खराब में कर भी, रखे हैं आप। लेकिन सर मुझे जो मुझे सर मुझे आप आपकी ये ना, आपकी नेशनल टीवी का एक मैंने ट्वीट किया था, वीडियो आपने शायद देखा होगा, कि परवर्टेड पाकिस्तानी सोसाइटी, जहां पे 80% लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म है, जो रेप है, जो उनके साथ जबरदस्ती है, उनके परिवार के ही मर्द करते हैं। बाप, भाई, चाचा, मामा, नाना, दादा, रिश्तेदार, कजन ब्रदर्स। और मैं वो आपको वीडियो हकीकत देखी बताऊं, मैंने। ये बात इंडिया में बहुतों को पता है, पर पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर आपकी आपके कजन्स में शादी ना हो ना, तो उसको बहुत बुरा मानते हैं कि देखिए साहब, इसको चाचे ने अपनी बेटी नहीं दी। अरे देखिए साहब, ताया ने अपने यहाँ रिश्ता नहीं लिया इनकी बेटी का। तो इस किस्म से आप लोगों के तो मतलब सोसाइटी का थॉट प्रोसेस ये है कि अगर कजन्स की आपस में शादी ना हो तो उसको बुरा मानते हैं। और भारत में उल्टा है, यहाँ पे तो इमेजिन भी नहीं करते कि भी यार हम अपनी बहन से या कजन से शादी करेंगे। मतलब आज थोड़ी देर पहले वो भैया हैं, वो दीदी हैं,
या भाईजान है या दीदी है, और वो कल को अपनी नहीं बच्चे सर, एक दूसरे अब तो अरे बहुत लोग इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर लास्ट में ये ईरान वो और लेकिन वो बीमारियों के कारण। नहीं, हाँ सर, जो भी कारण हो, लेकिन रोकने की बात की जा तो रही है वही और ना, होना अगली चाहिए। नस्ल, जो अगली नस्ल है ना, व्हेन यू, जब आप एक ही उसमें डीएनए में जब आप शादी करते हैं तो अगली नस्ल बड़ी खराब निकलती है। और आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में कितनी नस्लें खराब हो चुकी हैं, क्योंकि आप मे भी आज तो रियलाइज कर सर रहे हैं, ये तो सर पर जो पिछले इंडिया में 70 मुस्लिम्स 80 है वो साल भी से तो करते आप लोग होंगे, यही कर क्योंकि रहे हो तो सर ये तो इंडिया में मुस्लिम्स भी करते होंगे कजन मैरिजेस, तो क्योंकि ये ना तो मुस्लिम्स का है ना, ना 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 पाकिस्तान ना का ना थोड़ी है। ना कल्चर ही नहीं है इंडिया में। कोई करता हो पता नहीं, एक्सेप्शंस होंगे, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, बट यहाँ पे कल्चर नहीं है। मैं जितने लेकिन मुस्लिम फैमिलीज को मैं जानता हूँ, मैंने अभी तक कजन मैरिजेस नहीं देखी आपस में। अच्छा, पता नहीं। लेकिन ना सर ना लेकिन सर लास्ट में मैं इधर पूछूंगी आपसे कि इस रीजन में जो ईरान और इजराइल वॉर चल रही है या अमेरिका के साथ, उससे आपको क्या लग रहा है कि कब तक खत्म होगी और उससे क्या इस रीजन में क्या डैमेजेस क्या आएंगे? ये मतलब जो आपने सवाल पूछा है ना, ये बिलियन डॉलर क्वेश्चन है, कब तक खत्म होगी। कब तक खत्म होगी, इसमें तो शेयर बाजार पे सट्टा लग जाएगा, इसमें तो ऑयल के प्राइसेस पे सट्टा लग जाएगा, इसमें तो गोल्ड सिल्वर के प्राइस पे सट्टा लग जाएगा। लेकिन सर आप ये बता सकते हैं, मुझे लगता है आप करोड़ों बता करोड़ सकते हैं। सवाल है। इट इज नॉट फिनिशिंग एनी टाइम सून। हाँ, ये बात डेफिनेट है कि द ईरानियन रिजीम, जो ईरान के रिजीम है, वो इस वक्त कमजोर हुई है। और अगर ऐसी इनकी हैमरिंग चलती रही तो एक वक्त आएगा जब ये रिजीम इवेंचुअली गिरेगी। बट ये इतनी जल्दी गिरेगी जितनी जल्दी सोचा गया था या कंसीव किया गया था, वो लगता नहीं। इट इज नॉट अपेरेंट कि इतनी जल्दी ये ईरानियन रिजीम गिरेगी। उसका कुछ उसके जवाब जो है ना, आपको इतिहास से भी मिलते हैं, हिस्ट्री से भी मिलते हैं। और इसके दो और वाजे कारण है। पहला, जब इराक ईरान वॉर 1980 से लेकर 1988 के बीच में चली, उस वक्त जब ये सेटल हुई ईरान और इराक की वॉर, वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन नंबर 598 था। उस 598 रेजोल्यूशन के तहत ये वॉर सेटल हुई थी। 10 साल चली ये जंग, 10 साल चली ये जंग, सॉरी 8 साल चली ये जंग, 80 से 88 तक। 7 साल 10-11 महीने ये जंग चली। और ये जो कैपेसिटी थी आपस में फाइट करने की, वो अलग थी। और अब जो डिस्कशन हो रही है, वो टोटल जिसे कहते हैं कि एयर सुपीरियोरिटी के ऊपर, और जो फ्रिंजेस हैं, चाहे वो कुर्द हैं, चाहे वो ईरानी कुर्द हैं, चाहे वो इराकी कुर्द हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके और इस जंग को लड़ना है। बिकॉज कुर्दों का जो इतिहास है, जो उनका एक हिस्ट्री रही है, वो एज वॉरियर्स ही रही है। तो वो जो आपको ब्लड लाइन में मिलेगा, वो पाकिस्तानियों की ब्लड लाइन में नहीं मिलेगा। आपको पठानों की ब्लड लाइन में मिल जाएगा कि उन्होंने जंगें लड़ी हैं। आपको ये ऊपर जो तुर्की के हैं, उनके ब्लड लाइन में मिल जाएगा कि उन्होंने जंगें लड़ी हैं। बट यहाँ पे पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, ये सारे कन्वर्टेड मुस्लिम्स है ना भाई। ये तो जो जुल्म जबर के अंदर आके तलवार की नोक से कह लो, या आप उसको और तरीके से कह लो, वो 3-4 कारण होते हैं, शौक नाल, प्यार नाल, लालच या डंडे नाल। अब वो डंडे की जोर के ऊपर जो लोग कन्वर्ट हो रखे हैं, वो क्या जंगे लड़ेंगे जी। आप देखिए ना, इंडिया के अंदर जितने हम लोग हिंदू हैं, सिख हैं, सरवाइव कर रहे हैं, हम लोगों ने 1000 साल का, चाहे वो 800 साल का मुगलों का कह लीजिए दौर था, या 200 साल का अंग्रेजों का दौर था, हम 1000 साल में कन्वर्ट नहीं हुए। हम लोग तो रेजिस्टेंट है ना, आप लोग रेजिस्टेंट नहीं है। तो ये रेजिस्टेंट लोग जो है, ये जब लड़ाई में उतरेंगे तो उसका क्या हश्र निकलेगा, दैट टाइम विल टेल। बट अगर जंग आपके दरवाजे पे आती है, क्योंकि इट इज अ वेरी वेरी अलार्मिंग थिंग फॉर पाकिस्तान के अफगानिस्तान से आपकी बिगड़ी हुई है, ईरान डिस्टर्ब्ड है, और ईरान के अंदर अगर डिस्टर्बेंस फर्दर क्रिएट होती है तो पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ये जो आग है, ये डेफिनेटली पाकिस्तान में भी आएगी। इसका कुछ असर अफगानिस्तान में भी होगा, ऐसा नहीं है कि इसका असर अफगानिस्तान में नहीं होगा। सर बट आपकी इट्स तरफ नहीं आएगी क्या? सर आप कैसे बचेंगे? मार मार के भगाएंगे आपको। हमें नहीं मेरी सर, मुराद अगर ये पाकिस्तान आग है, मेरी आ रही है पाकिस्तान तो आर्मी सर बॉर्डर तो हमारा भी आपके साथ है सर। अगर ये आग पूरे में मार मार फैलेगी के तो सर भगाएंगे, भारत में भी आ सकती है। मार मार के भगाएंगे, नहीं आने देंगे। हम चलिए, आपके घर में आ जाएंगे, आपको अपने घर में नहीं आने देंगे, ये शर्तिया बात है, ये डेफिनेट है। और ऑप सिंदूर के नहीं बाद सर तो मैं ये तो बात ऐसा कह रही आपके हूँ ना मुनीर सर कि साहब को भी पता है, मुनीर साहब को भी पता है। बहरहाल सर मैं तो यही चाहती हूँ कि सब जगह अमन रहे, और क्योंकि अगर देखिए आपके ना, पाकिस्तान पड़ोस में आर्मी अगर का आग ऑन लगेगी तो आप तक भी जा सकती है। पाकिस्तान आर्मी का ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, मजा ना आए तो पैसे वापस।
सर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए वो, इतनी उनकी क्लास हुई है, गायब हो गए। हम लोग तो इंतजार ही करते रहे कि दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 घंटे की हो। बहुत हाँ तो शुक्रिया हम सर जी। 3 घंटे की नहीं थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो 4 घंटे से ऊपर की थी। सर 3 साढ़े 3 घंटे की ऐसे कुछ थी, काफी लंबी थी। आप गए कितने बजे, वापस कितने बजे आए, वो आपको 5-6 घंटे लग गए होंगे। नहीं नहीं सर, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो घर पे ही देख रही थी, मुझे कहाँ बुलाएंगे। मैं चलो तो घर पे बढ़िया। ही देख रही थी, लेकिन ये था कि टीवी पे 3 घंटे की थी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। तो वो तो फिल्म मगर पूरी होगी नहीं। अच्छा, आपको पहले तो मैं आपसे सवाल पूछना भूल गया, संडे कैसा रहा आपका पड़ोसी? कौन सा? संडे, ये जो संडे गया, हाँ, क्या हुआ सर, संडे संडे को कैसा रहा गुस्ताख? पड़ोसी? नहीं समझे? नहीं। क्रिकेट, अच्छा, वर्ल्ड कप, क्रिकेट। हाँ आईसीसी टी सर, वो ट्वेंटी तो छोड़े चैंपियन। सर, आज जो हम बांग्लादेश से बुरी तरह से आ रहे हैं, वो नहीं देखा शायद आपने। भूल कौन जाएंगे हम दिखा तो कौन सब। रहा है? कौन सर देखता है पाकिस्तान बांग्लादेश से बांग्लादेश सर का मैच? हम इतने गंदे तरीके से हारे हैं कि अब तो हमारे टीवी वाले भी कह रहे हैं कि क्या बुरी तरीके से पाकिस्तान आ रहा है बांग्लादेश से। और कौन अभी देखता तो, है पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच? आरजू जी, और कौन सर देखता है? पाकिस्तान ये बांग्लादेश बायलैटरल देखने की चीज है। सर आपका वाला तो हमें पता ही था कि हमने जीतना है, वो तो हमें मालूम ही था। लेकिन बहरहाल ये संडे जो है सर, अच्छा रहा हम तो खुद इंडिया की साइड पे थे, क्योंकि हम तो खेल नहीं रहे थे, तो हम नहीं ऑटोमेटिकली नहीं, सर इंडियन साइड पे हो गए थे। सारे न्यूजीलैंड की टी शर्टें पहन के बैठे हुए थे। हम्म। एक तो आपका वो चाचा पाकिस्तानी ये कह रहा था सिर मुंडवाऊंगा, जी। उसको बोलो मुंडवा ले भाई अब। बिल्कुल। नहीं सर, ऐसा ये तो बहरहाल क्रिकेट बताओ अच्छी रही। उस तरह यहाँ से भेजते हैं। बिल्कुल हम्म? सर, मुड़वा दें अगर उसने ऐसा कहा था, बिल्कुल मैं मानती हूँ। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, और अब आप ये हमेशा नहीं आपसे कह बात। सकते कि मैं गुस्से में था। अरे नहीं, वो मुझे आदत है सर आपकी, मैं आपको पिछले 7 साल से गुस्से में देख रही हूँ सर, मैं इतनी ढीठ हूँ कि अरे मुझे अब आदत हो गई है। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, वो अच्छा, अपने दिल से बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। बहुत नहीं नहीं, शुक्रिया मेरे सर। को बुरा लगता है पाकिस्तानी आवाम के लिए, आई फील बैड, क्योंकि ऐसे ही है इंसान ही सर। तो है यार, कोई जी कोई हार्ड मास जी का इंसान है। हाँ, जी। और उसको आप आपके यहाँ पे रिफाइंड ऑयल कितने रुपए हम्म। लीटर है बताएंगे आप खुला? ब्रांडेड छोड़ दीजिए, रिफाइंड ऑयल कितने रुपए लीटर है? सर ये सारे जो है ना सर, अभी जो मतलब जो पेट्रोल मैंने डलवाया सर, उसका मुझे सिर्फ पता है कि वो 322 पर लीटर आ रहा है। बाकी और बढ़ाते जाएंगे, उसका कुछ नहीं कह सकती। उसके आपके बाद हाई ऑक्टेन जो आपके है वो आपके 337 पे जा चुका है, और इसी तरीके से हर चीज बढ़ा दी है। आपके मुल्क में अच्छा रिफाइंड ऑयल 1200 रुपए से कम लीटर नहीं है। इतनी सर महंगी अशिया है वहां पे, राशन इतना महंगा है आपके यहाँ पे, सरवाइव करना मुश्किल है पाकिस्तान में। बिल्कुल सर, ये तो मुल्क, है। मैं इसलिए कहता हूँ ना, मेरे को बुरा लगता है कि पाकिस्तान मुल्क नहीं नर्क है लोगों के लिए। नर्क है मतलब, जहन्नुम बोलते हैं ना, दोजख, वो है लोगों के लिए, सर रहने लायक नहीं है। मजीद प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, आई विश के कुछ काम हो पाए। थैंक यू सो ठीक मच है सर। आजीज, थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद जी। थैंक यू।